आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है उर्दू शायरी में वतन परस्ती। और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर रुबीना शबनम साहिबा। आदाब। डॉक्टर रुबीना शबनम साहिबा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के मलेरकोटला कैंपस नवाब शेर मोहम्मद खां इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन उर्दू की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। आपको स्टेट अवार्ड पंजाब, जिसे शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड कहा जाता है, के अलावा बहुत से अवार्ड आपको प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा कई किताबें आपकी मंजर आम पर भी आ चुकी हैं। आप नसर और नज़म में बराबर महारत रखती हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। रुबीना शबनम साहिबा, आपका इस्तकबाल है, खैर-मक़दम है, इस्तकबाल है। मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारा आज का मौजू है वतन परस्ती, तो वतन परस्ती से क्या मुराद है, इसके बारे में कुछ आप बताइएगा। वतन परस्ती असल में एक कुदरती जज्बा है जो इंसानों के अलावा जानदारों में, सभी जानदारों में, यहाँ तक के बेल बूटों में भी पाया जाता है जी। जहाँ कोई पैदा होता है, पनपता है, और तो उसके माहौल से, उसकी फिजाओं से उसे एक कुदरती मोहब्बत हो जाती है जी। तो ये मोहब्बत मैं समझती हूँ कि सभी मोहब्बतों पर गालिब है, क्योंकि ये सब में यकसा मौजूद होती है। और ये जज्बा इतना कवी है कि आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल दर नस्ल चलते चलते वो एक डीएनए में पैवस्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो वक्त के जबर के सामने या किसी मजबूरी के तहत अपना वतन छोड़ देते हैं, ख्वाह वो जानदार हों, ख्वाह वो चौपाए हों, ख्वाह वो पंछी हों, जब वो अपना वतन छोड़ देते हैं तो वो दोबारा वहां फिर जरूर आते हैं। अगर वो नहीं आते तो उनकी अगली नस्लें आती हैं। वो एक वतन का जज्बा, वो वतन से कुदरती मोहब्बत है उनकी, उस सरजमीन से उनका वो जो लगाव है, जो मोहब्बत है, वो जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से, वो जाती नहीं है। तो वतन परस्ती का माने आप ये कह रही हैं कि अपनी जड़ों से प्यार करना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक कुदरती जज्बा है जो सभी जज्बों पर गालिब है। जो दूसरे रिश्ते हैं तमाम, मैं समझती हूँ ये सभी रिश्तों पर एक गहरा रंग है, ये सभी रंगों में गहरा रंग है एक वतन से मोहब्बत। ये इसमें ना जात पात का कोई असर होता है, ना मजहब का, ना किसी रंग नस्ल का, ये सब में यकसा मौजूद है, यकसा तौर पर मौजूद है। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि बहुत दूर दराज से सफर करके कुछ बर्ड्स, कुछ पंछी वो हर साल वहां आते हैं। आपने सुना होगा प्रवासी पक्षी उन्हें कहते हैं। जी। आपने सुना होगा कि हाथी जो हैं जी, चौपाए, जंगली जानवर, वो सालाना एक मुकाम होता है, वहां जरूर विजिट करते हैं जी। वो दूर दराज से सफर करके झुंड के झुंड आते हैं वहां। तो ये कुदरती जज्बा है, इसमें कोई बनावट नहीं है। और मुझे लगता है ये बड़ा अहम जज्बा है इंसानों में और दूसरे जो मखलूकात हैं, जानवर हों या पक्षी हों, परिंदे हों, सब में ये आप कह रही हैं कि यकसा पाया जाता है। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी में इसकी क्या अहमियत है वतन परस्ती की? ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ जानना कि जो 1857 का जो दौर था और जो उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस दौरान वतन परस्ती पर बहुत कुछ लिखा गया है, आप जानती हैं बेहतर चीज़ों को। तो बताइए कि इसकी क्या अहमियत है उर्दू शायरी में? देखिए, शायर चूँकि आम लोगों से ज़्यादा हसास होते हैं, तो ये जज्बा जो है वो गालिब जज्बा है, एक कवि जज्बा है। तो शायरी में इसका बयान होना भी नागज़ीर है। शायरी में इसे बयान किया गया है, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि दूसरी ज़बानों में भी इसका बयान किया गया है। फारसी के बहुत मशहूर शायर हैं हाफिज शिराजी, उनका एक शेर है कि बदह साकी मैं बाकी के दर जन्नत ना ख्वाही आफ्त किनारे आबे रुकना बाद गुलगश्ते मुसल्लारा। क्या बात। वो कहते हैं कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा
मगर रुकनाबाद और मुसल्ला की सैरगाह नहीं मिलेगी। क्या तो उसे वो मुसल्ला की सैरगाह और रुकनाबाद वो उसका वतन है, वो उसे अजीज है। इसी तरह से एक पंजाबी के शायर हैं, उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का इसी तरह इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुनिया तेरे बहिश्त विच कोई कमी नहीं, वाह रब्बा कि उथे है ने दसूहा मुकेरियां। क्या बात है। वो दसूहा मुकेरियां उन्हें बहुत अजीज हैं, हालांकि हम सब उनके जानते लिए हैं उनका वतन है, वो उनकी उनका जड़ें वतन हैं। है, वो उनका वतन है। तो ऐसे ही मैं जब ख्याल में दूसरी क्लास में थी तो हमें एक नज़म पढ़ाई जाती थी, उसके भी मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगी। वो था सागर कुम्मे अंबर कुम्मे कुम्मे मैं जग सारे, वाह तेरे जिहा न डिठा किधरे मेरे देश प्यारे। वाह, हाँ ये बड़ी अहम कविता है। सब जगह घूम फिर कर देख लीजिए, आपको वो जो हकीकी मोहब्बत है अपने वतन से, और हकीकी मोहब्बत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोहब्बत के जो जज्बे हैं वो 2 होते हैं। एक होता है किसी की जात से मोहब्बत होना, और एक होता है किसी की औसाफ से मोहब्बत होना, उसकी किसी खूबी से मोहब्बत होना। उसकी जैसे कोई हमें अच्छा लगता है किसी वजह से अच्छा लगता है, किसी में कोई गुण है, खूबी है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, किसी का अंदाज बहुत प्यारा है, जैसे फिल्मी सितारे होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, तो उनकी उन अदाओं से लोग मोहब्बत करते हैं। वो सच्ची मोहब्बत नहीं होती, वो सिर्फ अदाओं से मोहब्बत होती है। तो जो ये जो तहरीके आज़ादी थी मैडम, तो इसमें ये जज्बा जो है हमारा हुब्बुल वतनी का, ये कैसे काम आया, वतन परस्ती का? क्योंकि ये हकीकी मोहब्बत है, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। वो जो मोहब्बत है ना, औसाफ से मोहब्बत, वो वक्ती मोहब्बत होती है। आज जब हम किसी की जात से मोहब्बत करते हैं तो हम उसको उसके ऐब और खूबियों के समेत उससे मोहब्बत करते हैं। ये वतन को जो प्यारा कहते हैं, सबसे प्यारा कहते हैं, उसके तहत वो यही जज्बा काम कर रहा होता है कि वो हमें इसीलिए अजीज होता है कि हम उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो इसी वजह से वही मोहब्बत थी जिसने अपने वतन के ऊपर अंग्रेजों के जुल्म और ज्यादतियां होते हुए देखे जी, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सके। वो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था वो उभर कर सामने आया, और उसने कभी नज़म की शक्ल में, कभी नसर की शक्ल में, कभी बगावत की शक्ल में उसने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। नहीं, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये अच्छा मौका है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक आपकी किताबें पहुँच जाएं। ये आपकी किताब हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो बताइएगा आपने जो हट के काम किया है हुब्बुल वतनी के अलावा, इस किताब में क्या चीज़ें हैं? ये उर्दू गज़ल, उर्दू की बहुत ही मशहूर शायरा हैं परवीन शाकिर। जी, उनकी जो गज़लिया शायरी है उसके बारे में मैंने तनकीदी गुफ्तगू की है इस किताब में। उर्दू गज़ल की माह तमाम परवीन शाकिर, माह तमाम चूंकि उनके कुल्लियात का नाम है तो मैंने वहीं से उनका ये नाम लिया है, खूबसूरत नाम रखा माह है तमाम। जी, तो इसमें उनकी गज़लियात पर बात की गई है। आपका इन पर बहुत काम है परवीन शाकिर पर। परवीन शाकिर पर मेरी किताबें कई हैं, जैसे आपकी ये किताब है एक बुशरा इजाज के अफसानों का तनकीदी जायजा, ये भी बहुत अच्छी खवातीन अफसाना निगार हैं, खवातीन अफसाना निगारों में। इस पे क्या काम किया आपने? इनके अफसानवी मजमुओं को लेकर मैंने उन पे तनकीदी गुफ्तगू की है। इनके एक सफरनामे को मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट भी किया था। अच्छा, आंखें देखती रहती हैं, बहुत अच्छा इनका जो अंदाज़ तहरीर है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि ये किताब देखें, इमला नामा, इस्लाह इमला जी, इस्लाह इमला। इसमें मैंने नए लिखने वालों के लिए, क्योंकि मैं उर्दू मेरा सब्जेक्ट है, तो जो उर्दू के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो आमतौर पर जो सवालात करते हैं कि उर्दू में हमें मुगालता होता है, कहाँ से है, कहाँ सीन है, कहाँ स्वाद है, तो उनको मैंने अलग अलग उसमें ग्रुप्स में बांट दिया है। इमला सही क्या है, उस पर काम किया है। और एक आपकी किताब ये है जी, ये शाहराह उर्दू। शाहराह उर्दू ये नए सीखने वालों के लिए रोड मैप ऑफ उर्दू, जैसे शाहराह का मतलब रोड मैप ऑफ टू। तो इसमें जो नए लोग उर्दू सीखना चाहते हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा मैंने आसान से जो है वो मुरतब किए हैं। आसान से बहुत तो बेहतरीन काम आपने किया है। मैं ये चाह रहा था कि हमारे नाजरीन तक आपकी किताबें भी पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि डॉक्टर रुबीना शबनम जो है वो किस तरह के काम अंजाम दे रही हैं। आइए हम अपनी गुफ्तगू पे लौटते हैं। हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो जब ये हमारा तहरीक आज़ादी चल रही थी तो उसमें कैसे काम आया, और किस तरह के काम हुए नसर में या नज़म में, किस तरह की कविताएं, नज़में
वगैरह लिखी गई, ये बताइएगा कुछ। देखिए सबसे पहले तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था वो उर्दू ज़बान से ही जी। दिया गया, और इसी एक नारे ने देखिए कहाँ से कहाँ तक उस शायद ये हज़रत मोहानी ने दिया था, हज़रत मोहानी कहाँ से कहाँ तक वो ले गए जंग आज़ादी को, जद्दोजहद आज़ादी को। और वही एक राम प्रसाद बिस्मिल का है जो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो बातें थी ये एक तरह से वो चैलेंज था उनके सामने बगावत का ऐलान था जो किया गया था उर्दू शायरी के ज़रिए। तो ये शायरी ही थी जिसने जंग आज़ादी में, वो किसी दानिश्वर ने कहा था कि 300 पेज में जो बात आप नसर में बयान करना चाहते हैं वो शायरी के 2 मिसरों में आप बयान कर देते हैं, और उसमें तासीर इतनी होती है कि वो 300 पेज में कही हुई बात पर भारी पड़ जाते हैं 2 मिसरे। ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो देखिए ये साफ सादा से लफ्जों में बयान की गई वतन से मोहब्बत है, और ये ऐसे जज्बे हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अहम रोल अदा किया। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को भी चूम लिया। तो कुछ और इजाफा कीजिए इसमें। जी, एक हाली उर्दू के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, हाली पानीपत के थे। उन्होंने एक शुरू की मौज़ूआती मुशायरों का जो चलन शुरू किया उन्होंने, उसमें वो एक छोटा सा टॉपिक दे देते थे और उस पे नज़म लिख कर लानी होती थी। वैसे तो तरही मिसरों का रिवाज होता है, लेकिन उन्होंने नज़मिया मुशायरों का रिवाज तरह डाली। तो वो उन्होंने एक बार मिसरा दिया, मेरा वतन के बारे में नज़में कहनी थी, और बहुत सादा लफ्ज़ों में इतनी प्यारी प्यारी नज़में कही गई। उसमें से चंद मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगी कि उनका था हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्त हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो फूलों का पत्तों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियां, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो वो हर एक चीज से मोहब्बत कर रहे हैं, वो उसके पत्ते पत्ते से, बूटे बूटे से मोहब्बत कर रहे हैं। और उनका ही एक और है ऐसी ही नज्म का शेर कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूं ना हरगिज अगर बहिश्त मिले। क्या बात है। वो अपने वतन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले मैं बहिश्त को भी ठोकर मारता हूँ, बहिश्त भी नहीं चाहिए, मुझे अपने वतन की मिट्टी चाहिए। क्या बात है। और वतन की जो मोहब्बत है, वतन से प्यार करना और उसके लिए अपनी जान निसार करना, तो हमारे मुल्क में इसका जज्बा जाँ बजा देखने को मिलता ही है। हमारी उर्दू शायरी जैसे आप बता रही हैं, कोटेशन कर रही हैं कि शेरों की, तो यहाँ वहाँ फैली हुई है। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत होती है कि जो दूसरी ज़ुबानों में भी उर्दू की जो लिखी हुई नज़में हैं वो आजकल देखने को मिल जाती हैं। तो इतनी अहमियत जो है वो कैसे हासिल होगी उर्दू ज़ुबान की में लिखी गई नज़मों को? जो शेर वतन की मोहब्बत के बारे में कहे जाते हैं वो इतने दूर तक पहुंच जाते हैं, वो अपनी बात खुद मनवा लेते हैं। जैसे एक शायर ने कहा था कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की खुशबू, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। क्या बात। तो मरकर भी वो जो नहीं निकलती, मरने के बाद तो सारे ताल्लुक टूट जाते हैं, मगर ये जो वतन की मोहब्बत की महक है ये मरकर भी नहीं निकलती। इंसान उसकी मिट्टी में ही खत्म हो जाता है, उसका जो शरीर बाकी रहता है वो चाहे उसे जला दिया, नजर आतिश किया जाए या दफन किया जाए, वो वतन की मिट्टी में ही लीन हो जाता है। तो ये है वतन की मोहब्बत। इन्हीं अशार के थ्रू जरिए वतन की मोहब्बत दूर दूर तक चली जाती है, दिलों में घर कर जाती है। तो ये जो उर्दू शायरी में वतन की मोहब्बत के लिए नगमे लिखे गए, जो नज़में लिखी गई, जो गीत लिखे गए, इनको फिल्मी दुनिया ने भी बड़ा सराहा है। जी बिल्कुल। फिल्मों में देखिए उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे नगमात फिल्मों में आए, और उन्होंने तो ऐसा असर डाला कि ज़बान पर वो ज़बान ज़दाम हो गए, घर घर में घर कर गए, हर दिल में घर कर गए कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले, मेरे देश की हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये देश की धरती जो है वो तो ये समझ लीजिए कि
اس کے آگے تو چاند بھی ماند ہو جاتا ہے. ہاں کیا کہنے, چاند سے بھی زیادہ روشن ہے ہمارے وطن سے دیش کی محبت جو ہے, اے میرے وطن کے لوگوں, ذرا آنکھ میں بھر لو پانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. مطلب فلموں میں بھی جو اردو کے لکھے, ساحر لدھیانوی نے بہت لکھا ہے اس کے بارے میں, اقبال صاحب نے تو لکھا ہی. تو میں روینہ شبنم صاحبہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو معاشرہ ہے, موجودہ دور میں وطن پرستی کی, دیش پریم کی کتنی اہمیت ہے؟ دیش پریم کی ہمیشہ اتنی ہی اہمیت رہی ہے جتنی پہلے تھی, اتنی ہی آج ہے. اگر دیش پریم دلوں سے محو ہو جائے گا تو دیش نہ رہ کر ایک جنگ کا میدان بن جائے گا. جب ہم دیش سے محبت کرتے ہیں تو صرف دیش سے محبت نہیں کرتے, دیش واسیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک باہمی محبت کی فضا استوار ہوتی ہے جب ہم دیش سے محبت کرتے ہیں. جیسے حالی نے کہا تھا کہ وہ پھولوں کا پتوں کا منہ چومنا, تو ہم پتے پتے سے محبت کرتے ہیں, انسانوں سے محبت کرتے ہیں, یہاں کے جانداروں سے محبت کرتے ہیں, یہاں کے ہر خطے سے محبت کرتے ہیں. ہم رنگ, نسل, ذات اور دھرم کا بھید بھاو مٹا کر محبت کرتے ہیں. یہی وطن کی اصل محبت ہے. وطن کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دھرتی کے ٹکڑے سے چمٹے ہوئے ہیں. دھرتی کے ٹکڑے کے ساتھ اس دھرتی پہ رہنے والے باسیوں سے بھی ہم اتنی ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہی اصل میں وطن کی محبت ہے. وطن کی محبت یہ نہیں ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم بلبلیں ہیں اس کی, اس نے میں نہیں کہا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, ہم ہے وہاں سارے دیش واسیوں کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو وطن کی محبت تھی, جیسے ہمارا سوتنترتا آندولن چل رہا تھا 1857 کو بھی لے لیجئے اور 1947 کو بھی لے لیجئے, اس میں جو اہم نظمیں جو پڑھی جاتی رہی ہوں گی, جو پڑھی جاتی یا لکھی گئیں, ان کے بارے میں کچھ آپ کو ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو بتائیے ہمارے ناظرین کو. اصل میں اردو کے ذریعے ہی, اردو زبان کے ذریعے ہی وطن کی آزادی لڑی گئی. اگر کسی زبان کا وطن کی جدوجہد میں, آزادی کی جدوجہد میں کسی زبان کا ہم یوگدان سمجھیں تو وہ اردو ہے. اردو میں ہی نظمیں لکھ کر, چاہے نثر لکھ کر, یہاں سے کچھ اخبارات نکلتے تھے جن کے باغیانہ تیور ہوتے تھے, اور ان اخباروں کے ذریعے ہی عوام تک اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا. ان اخبارات میں نظمیں بھی شامل ہوتی تھی, نثر بھی شامل ہوتی تھی. جیسے ملاپ تھا اخبار, پرتاپ تھا, زمیندار تھا, اجیت اخبار بھی اردو میں کافی دیر تک شائع ہوتا رہا. تو ان میں کچھ نہ کچھ ایسی انقلابی باتیں شائع کی جاتی تھیں جو وطن سے کہ اس جدوجہد آزادی کے جذبے کو بیدار رکھتی تھیں. تو اس وقت میرے ذہن میں ایسا کوئی نظم تو نہیں ہے, مگر وہ ہر ایڈیٹوریل کے وہ اس پہ شہ سرخی کے طور پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور لکھا جاتا تھا. پنجاب کیسری میں, ہاں جی, پنجاب کیسری نہیں, ملاپ, پرتاپ, زمیندار اور ان میں سب میں, یہاں تک کہ غدر, ایک اخبار غدر بھی نکالا جاتا تھا, اس میں بھی یہ ضرور لکھا جاتا تھا شہ سرخی کے طور پر, وہاں ایک شعر لکھا جاتا تھا جو اس آزادی کے جذبے کو, اس جدوجہد کے جذبے کو بیدار رکھتا تھا. اچھا, تو یہ جو آزادی کے جذبے کو بیدار رکھنا, وطن پرستی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا, تو جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ جو ہے اپنا وقت زیادہ گزارتے ہیں اپنی پرسنل ذاتی زندگی سے جڑ کر, یا تو میڈیا میں کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو وہ اپنے دیش کے لیے کس طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آزادی مل گئی, ہم کیا کریں, اب دیش پریم کیسے کریں؟ تو کچھ اس پہ آپ بتائیے گا, آپ کیا نظریہ ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیے, آزادی سے پہلے دیش پریم کچھ اور قسم کا تھا. آزادی کے بعد جیسا کہ کہا گیا کہ اب جو ہے ہمیں اپنے تعمیر کرنی ہے دیش کی, وہ جو تخریب ہو چکی تھی, وہ جو انگریزوں نے 200 سال تک ہندوستان کو لوٹ پاٹ کی تھی, ہمیں اس کی وہ عظمت بحال کرنی ہے, اس کا وہ رتبہ بحال کرنا ہے. تو اس رتبے کو بحال کرنے کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں, شاعری میں ہی, شاعری کے ذریعے ہوتی ہیں. جیسا آپ نے بتایا, آپ ذکر کیا کہ فلموں کے ذریعے, فلموں نے بہت اچھا اس میں رول پلے کیا ہے. فلمی نغمات نے لوگوں کے اندر اپنے وطن کی محبت کے جذبے کو بیدار رکھا ہے, اور ہم سب وطن سے محبت کے اس جذبے کو قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف آزادی تک محدود نہیں تھا, یہ اب بھی جاری و ساری ہے اور ہمیشہ رہے گا.
آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزادی مل گئی تو وطن سے محبت ختم ہو گئی؟ میں نے بتایا پرندوں کو کون سی آزادی چاہیے، وہ پھر سے اپنے اس مقام پر آتے ہیں. چوپایوں کو کون سی آزادی چاہیے، وہ پھر سے اس مقام پر آتے ہیں، وہ وہاں ضرور اپنی سرزمین کا طواف کرتے ہیں. تو ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ وہ آزادی کے بغیر وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ دائمی ہے. وہ صرف آزادی کے ساتھ محدود نہیں تھا، وہ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہی ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے انسانوں سے نکال کر چرندوں اور پرندوں تک بات پہنچائی کہ ان کو بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. بالکل. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو وطن سے محبت ہے، اس کے جذبے کو ہمارے جو نوجوان ہیں، نئی پیڑھی ہے، ان کو اس سے کیسے روبرو کروایا جائے کہ ان کو لگے کہ ہمارا کچھ فرض بنتا ہے اپنے دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیے نوجوان جو ہیں، اصل میں جو عمر ہوتی ہے یہ نوجوانی کی، یہ تھوڑی سی الڑ عمر ہوتی ہے. اس میں جذبات اتنے پختہ نہیں ہوتے. تو اس عمر میں ہم ان سے توقع تو کر سکتے ہیں، ان کی تہذیب تو کر سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ تو کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مگر ان کے اندر جو جذبہ غالب ہوگا وہ تھوڑا سا میچور ہونے کے بعد ہوگا. میچور ہونے کے بعد ہمیں اہمیت ہوتی ہے، اپنے آس پاس کی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں معاشرے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، ہمیں سماج کی، ہمیں ہر ایک شے کی جو اہمیت ہے وہ آہستہ آہستہ اجاگر ہوتی جاتی ہے. ہم ایک الہڑ سی عمر سے یہ توقع کریں، یہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. ہاں ہم ان کو لیکچر کے ذریعے، ہم ان کو ان کے نصاب کے ذریعے ان کے اندر اس جذبے کو بیدار کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ جو اردو شاعری میں جو ایک کام ہوا ہے وطن پرستی کو لے کر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ کلیکٹ کیا جانا چاہیے؟ کوئی ایسا اس پہ ریسرچ ورک، جیسے آپ کے انڈر بہت سے اسکالر ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، آپ کے کوئی ذہن میں ایسی بات ہے کہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے جہاں آپ کروا رہی ہوں، جہاں آپ نے کچھ سوچا ہو اس کے بارے میں؟ ہاں، آپ کی بات، نقطہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ. میرے خیال میں اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا اور ہونا چاہیے. بڑا اچھا کام ہوگا، اگر ہوگا تو کیا جانا چاہیے. بڑا اہم موضوع ہے، مگر میرے خیال میں ابھی تک ہماری یونیورسٹی میں یا پنجاب کی کسی اور یونیورسٹی میں اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے. وطن پرستی پر؟ ہاں، وطن پرستی کے بارے میں لکھی گئی شاعری کو کمپائل نہیں کیا گیا اور اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اور میرے خیال میں آپ نے بڑی اچھی یہ آج کے پروگرام کا حاصل ہے کہ میں ضرور چاہوں گی کہ کسی کو اس موضوع پہ تحقیق کروائی جائے. پی ایچ ڈی اس موضوع پر ہو کہ 1857 سے لے کر 1947 تک جو شعراء حضرات گزرے ہیں اور انہوں نے کیا کام کیا ہے، ان کو جو ہے کہ لے کر کوئی کام کیا جائے، ان کو ایک ریسرچ ورک کے حساب سے وہ کام ہونا چاہیے. نہیں، بڑی خوبصورت آپ بتا رہے ہیں کہ وطن پرستی کی. اچھا، یہ مجھے جو ہمارے علامہ اقبال صاحب کی جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی پیاری چیزیں اس میں پرو دی ہیں، اور ہمالیہ کا بھی ذکر ہے اور پورے صوبوں کا بھی ذکر ہے. دیکھیے علامہ اقبال کی محبت جو ہے وہ وطن سے کس طرح اجاگر ہوتی ہے. وہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. نانک کی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی نظم کا عنوان لکھا ہے نانک. اچھا. وہ رام سے بھی محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہند کے امام ہیں. ہند کے امام ہیں. تو جب محبت ہوتی ہے تو سب سے ہوتی ہے. محبت نہ مذہبی بھید بھاؤ دیکھتی ہے، تفریق دیکھتی ہے، نہ وہ ذات پات کا. تو ہر ایک سے محبت. چکبست نے جو محبت، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی نظم ہے کہ ان کی نظم ابھی میرے ذہن سے سکپ ہو گئی. نہیں، چکبست کا ایک بڑا اہم نام ہے اس حوالے سے، لیکن خیر بہت سی طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، اور آپ نے ابھی فرمائی دیا کہ اس پر ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے. تو بڑا اہم موضوع ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کو زحمت دیں گے اور آئندہ پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین، آج کے موضوع پر ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ نے گفتگو کی، اور آئندہ پھر کسی نئے موضوع کو لے کر ہم آپ کے روبرو ہوں گے، حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.